जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर का नाम क्या है आपका? सूक्ष्म जीव है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को जो भी हम बताएंगे आप लोग को क्या है पूरी तरह से समझ में आएगा। और एग्जाम में भी इससे क्या आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव का परिभाषा देखते हैं। सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या है? तो वैसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता तथा जिन्हें देखने के लिए क्या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव हम क्या बोल रहा है, डेफिनेशन आपका परिभाषा क्या है? तो वैसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है और जिन्हें देखने के लिए क्या है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। ठीक है, जैसे नंगी आंख से क्या मतलब है? तो जैसे अभी आप हम लोग जो अभी हम देख रहे हैं ना, तो मेरे आंख में किसी तरह का ग्लास या चश्मा या किसी तरह का मशीन नहीं लगा हुआ है ना। तो ये मेरा जो आंख है वो क्या कहलाएगा? अभी नंगी आंख कहलाएगा। तो वह जीव जिन्हें नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता है ना, और जिन्हें देखने के लिए क्या है आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो वह जो जीव है वो क्या कहलाएगा? आपका सूक्ष्म जीव कहलाएगा। बस में आया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव है ना, जो दिखाई नहीं देते हैं खुली नंगी आंख से, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिएगा, सूक्ष्म जीव लगभग हर वातावरण में पाए जाते हैं। हर वातावरण का मतलब होता है क्या कि किसी भी कंडीशन में, गर्मी से गर्मी जगह, गर्म से गर्म जगह पे, ठंड से ठंड जगह पे, है ना, सभी जगह पे क्या आपका सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे में क्या, मिट्टी में, जल में, वायु में, बर्फीले क्षेत्र में, मनुष्य में, पशुओं के शरीर में, ये सभी क्या है आपका, सभी जगह आपका सूक्ष्म जीव पाया जाता है। बस में आया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है क्या कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव बोलेंगे क्या, सभी जगह पाया जाता है ना। मिट्टी में, जल में, वायु में, मनुष्य के शरीर पर, समुद्र की गहराई में, है ना, गर्म से गर्म गर्मी क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में, ठंडा क्षेत्र में, है ना, जहाँ बर्फ जमा हुआ वहां पे भी क्या आपका सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है नोट, कुछ सूक्ष्म जीव अत्यधिक गर्मी, क्या है, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड तथा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी क्या जीवित रह सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि कितना भी भयानक गर्मी रहे फिर भी वहां पे आपका सूक्ष्म जीव पाया जाएगा, है ना। या कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कितना भी ठंड क्यों ना रहे, है ना, सब चीजें वहां जम ही क्यों ना जाए, फिर भी वहां पे आपका क्या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसा भी होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी क्या है जीवित रह सकता है ना। तो मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म जीव आपका है वो सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी कंडीशन में पाया जाएगा। अब देखिएगा सूक्ष्म जीव के क्या मुख्य प्रकार, मतलब सूक्ष्म जीव का कौन कौन से क्या है प्रकार है, देखिएगा। तो पहला क्या है, सूक्ष्म जीवों के 5 वर्गों में क्या बांटा जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव क्या है आपका 5 तरह का पाया जाता है। मेनली आपको बुक में 4 प्रकार का है ना, हम क्या है 5 प्रकार का बता रहे हैं। ठीक है, रीजन है क्योंकि जो विषाणु है इसमें भी क्या है सूक्ष्म जीव में क्या है जोड़ दिए हैं, जबकि वहां पे आप बुक में देखिएगा क्लास 8 का, तो वहां पे सिर्फ 4 ही प्रकार के बात किया गया है। ठीक है, देखिएगा पहला जो मेरा सूक्ष्म जीव है क्या है, जीवाणु, क्या इसको बोलते हैं बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जीवाणु का परिचय क्या है, तो बोले जीवाणु सबसे सरल और एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। मतलब आपसे पूछेगा जीवाणु क्या होता है, बोलेंगे कि सबसे सरल जीवाणु है, मतलब सबसे सरल सूक्ष्म जीव होता है जो क्या है एक कोशिकीय होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसका विशेषता क्या होता है, ये जो जीवाणु है बैक्टीरिया इसका विशेषता क्या होता है, तो पहला इसका विशेषता है कि ये एक कोशिका से बना होता है। मतलब जो जीवाणु होता है वो क्या है एक कोशिका का बना होता है ना।
दूसरा इसका विशेषता क्या है कि जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया होता है, बहुत तेजी से क्या अपना संख्या को बढ़ाता है। दूसरा विशेषता होती है इसका। तीसरा विशेषता क्या है कि कुछ जीवाणु लाभदायक होता है और कुछ जीवाणु क्या होता है, हानिकारक होता है। मतलब जो जीवाणु होता है लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है ना। और जो जीवाणु है वो सभी जगह क्या है, पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं जीवाणु आपके, है ना। आप देखिएगा इसका लाभ, किसका, इस जीवाणु का लाभ देखिएगा। तो दही बनाने में क्या है, दही बनाने में हम लोग क्या है, जीवाणु को उपयोग करते हैं। यहाँ से आपका एक सवाल बनता है कि किस सूक्ष्म जीव या कौन सा सूक्ष्म जीव है जो क्या दूध से दही में क्या परिवर्तित करता है, तो क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है ना, वो क्या करता है, दूध को दही में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस क्या आपका जीवाणु है, बैक्टीरिया है। फिर क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, कहने मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन चक्रण। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, हमारे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब, भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता है। तो जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप, नाइट्रोजन का ही एक रूप होता है क्या, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को ही क्या करता है, आपका जो पेड़ पौधे हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है, तो बैक्टीरिया करता है। ठीक है, जीवाणु करता है। औषधि बनाने में क्या है, औषधि बनाने में ये क्या है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा दवाई है जिसका उपयोग करके, जिसका, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा होता है जिसका उपयोग करके हम लोग क्या है, दवा बनाते हैं, औषधि बनाते हैं। ठीक है, अब इसका देखिएगा, ये लाभ हो गया, तो इसका हानि देखिएगा, हानि क्या है। तो हानि बोल रहा है कि इससे आपको बीमारी होता है, हैजा, टाइफाइड, टीबी, टीबी को क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। तो हानि क्या है कि इससे हमको क्या है, कुछ बीमारी भी फैलता है बैक्टीरिया के कारण, हैजा, है ना, टाइफाइड, टीबी। ठीक है, देखिएगा उदाहरण क्या है, मतलब कुछ बैक्टीरिया का नाम बता, अगर पूछेगा तो लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस राइजोबियम, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरा जो मेरा सूक्ष्म जीव के प्रकार है क्या, कवक, क्या है, फंगी। कवक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो नम तथा सड़े गले पदार्थों पर क्या उगते हैं। कहने मतलब क्या हुआ, कवक के पहचानेंगे कैसे, परिचय क्या है इसका, तो बोल रहा है कि कवक जो होता है ना, वो सड़े, या तो कोई पदार्थ अगर नमी है, जिसमें क्या है, नमी है, ठीक है, थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि हल्का हल्का भीगा टाइप का रहेगा, जैसे पावरोटी होता है, तो क्या है उसमें नई नमी पाया जाता है। या सड़े गले पदार्थों पे, है ना, या तो पदार्थ में नमी की मात्रा हो, या फिर वो पदार्थ क्या आपका सड़ा गला हो, तो वैसे जगह पे आपका क्या होगा, कवक उगता है। ठीक है, मतलब वहां पे क्या है, कवक उत्पन्न होगा। ठीक है, देखिएगा विशेषता क्या है, तो भोजन स्वयं नहीं बनाता है, मतलब जो कवक होता है वो क्या भोजन स्वयं नहीं बनाता है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता इसका क्या है, ये मृत पदार्थों पर ही क्या उगते हैं, मतलब जो आपका जो कवक है वो हमेशा मृत पदार्थों पर ही क्या उगेगा, जीवित पदार्थ पर यह कवक नहीं उगते हैं, नहीं उत्पन्न होता है ना। कुछ जो कवक होता है ना, खाने योग्य होता है, मतलब कुछ कवक को हम लोग क्या है, खा सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिएगा, सॉरी लाभ क्या है, लाभ इसका देखिएगा, कवक का लाभ। तो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और दवा बनाने में जो कवक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ब्रेड बनाने में हम लोग यूज करते हैं, केक बनाने में यूज करते हैं, और दवा बनाने में क्या है, हम कवक का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसका देखिएगा कवक का हानि, तो कवक से क्या होता है, आपका भोजन खराब करता है। अगर किसी जगह भोजन रखेंगे तो उसमें देखिए फंगी, अचार में देखिएगा आपका क्या है, फंगी लग जाता है, या रोटी अगर 2-3 दिन छोड़ जाता है तो उसमें क्या है, फंगी लग जाता है। फिर क्या पौधों में क्या करता है, रोग को फैलाता है। ठीक है, ये क्या इसका हानि हो गया। अब देखिएगा उदाहरण कि कौन कौन सा कवक है, वो कवक वैसे कुछ भी जो क्या कवक कहलाते हैं, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट, ईस्ट भी आपका क्या है, एक तरह का कवक होता है। दूसरा मशरूम क्या है,
मशरूम। मशरूम मतलब झारखंड में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, खुखड़ी, है ना। तो खुखड़ी जो है होता है वो क्या था आपका, कवक। अभी बताए थे कि यहाँ पे कि कुछ जो कवक होते हैं क्या है, खाने योग्य होते हैं। खुखड़ी हम लोग क्या है, खाते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रोटोजोआ तीसरा जो हमारा क्या है, सूक्ष्म जीव है, क्या है प्रोटोजोआ। देखिएगा तो विशेषता क्या है इसका, प्रोटोजोआ का, तो यह बोला एक कोशिकीय जीव है ना, जो हमेशा कहाँ उगता है, तो जल में और गंदे स्थानों पर क्या पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ आपका जो सूक्ष्म जीव है ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा, जल में, एवं जहाँ पे गंदे स्थान होगा, खराब स्थान होगा, नाली उली में क्या आपका ये प्रोटोजोआ उत्पन्न होता है। ये क्या करता है, तो बहुत सारे रोगों को क्या करता है, फैलाता है ना। बात समझ में, पहला विशेषता क्या है कि ये एक कोशिकीय जीव है, दूसरा ये सड़े गंदे स्थानों पर क्या उत्पन्न होता है, ये पाए जाते हैं, है ना। और इससे क्या आपको बहुत सारे रोग क्या है फैलता है। उदाहरण में प्रोटोजोआ कौन कौन सा है, तो अमीबा क्या है, अमीबा आपका क्या कहलाएगा, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो क्या होता है, मलेरिया का परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है, जो सूक्ष्म जीव है ना, या बोल सकते हैं प्रोटोजोआ है, जो क्या मलेरिया का परजीवी होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, चौथा बोल सकते हैं क्या, सूक्ष्म जीव क्या है, शैवाल क्या है, शैवाल एल्गी। देखिएगा विशेषता क्या है एल्गी का, तो जल में पाए जाते हैं, जो एल्गी होगा आपका, देखिएगा जो तालाब होगा उस तालाब में आपको क्या है, एल्गी दिखाई पड़ता है, जो किस कलर का होगा आपका, हरे रंग का। किस कलर का होगा, हरे रंग का होता है ना। तीसरा इसका विशेषता क्या है कि ये जो एल्गी होते हैं हरे रंग का है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। मतलब जो शैवाल होगा अपना भोजन खुद बनाता है, जबकि कौन, कवक अपना भोजन समय नहीं बनाता है ना, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें कि कौन से ऐसे सूक्ष्म जो अपना भोजन समय बनाता है, नहीं बनाता है, तो कवक। ठीक है, और देखिएगा तीसरा इसका विशेषता समझना है। पहला विशेषता क्या है शैवाल का, ये जल में पाए जाते हैं, ये जो हरे रंग का होता है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या भोजन बनाते हैं। आप तालाब में भी क्या बहुत सारे एल्गी को देखते होंगे। लाभ क्या है, तो ये जल में क्या ऑक्सीजन प्रदान करता है ना, जो जलीय जीव का जिसका उपयोग करते हैं। और इसी एल्गी का, है ना, जो जलीय जीव है क्या भोजन के रूप में उपयोग करता है। मतलब कुछ जो एल्गी को क्या है, जो जलीय जीव है वो भोजन के रूप में क्या है उपयोग करते खाते हैं। उदाहरण में देखिएगा शैवाल का क्लोरेला क्या है, क्लोरेला, है ना, एस्पायरोगैरा, ये आपका क्या है, शैवाल है। ओके, अब देखिएगा क्या पांचवा जो सूक्ष्म जीव का प्रकार है क्या है, वायरस, विषाणु, है ना। देखिएगा इसका विशेषता क्या है, तो बोला कि सबसे छोटे सूक्ष्म जीव क्या है, जो विषाणु होता है, ये सबसे क्या होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये हमेशा क्या जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। मतलब जो वायरस होता है वो क्या होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या मृत कोशिका या मृत व्यक्ति के शरीर पर, इसका कोई क्या बोलते हैं इसका, ये नहीं फैलता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये जब भी फैलेगा तो जीवित कोशिका के अंदर ही फैलेगा या उत्पन्न होगा, है ना, मृत कोशिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही देखिएगा कि केवल जीवित कोशिका के अंदर ही क्या बढ़ते हैं, जो वायरस होगा, ठीक है, ये क्या होगा जीवित कोशिका के अंदर ही क्या है फैलता है या इसकी संख्या बढ़ता है ना। देखिएगा फिर क्या है, विषाणु से होने वाले रोग, मतलब वायरस से होने वाले रोग। देखिएगा जो किसी को अगर पोलियो हो गया तो वायरस से पोलियो होता है। चिकन पॉक्स जिसको हम लोग शायद माता जी बोलते हैं, है ना, दाना दाना उठ जाता है, ये भी क्या है आपका वायरस है। खसरा, डेंगू, ये सब क्या है आपको वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। एक सबसे फेमस जो वायरस से बीमारी हुआ था क्या, कोरोना, कोरोना, है ना, जो 2020 में क्या है भारत में आया था, और 2019 के लास्ट नवंबर दिसंबर में क्या चीन में आया, चीन से फैला था। तो ये कोरोना तुम्हारा क्या एक तरह का वायरस होता है। ठीक है, अब देखिएगा जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर। देखिएगा जीवाणु
क्या है? जीवाणु। बोले जीवाणु क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। क्या है? जो जीवाणु होता है एक कोशिकीय जीव होता है, जबकि विषाणु तो एक कोशिका है, तो एक कोशिका इसमें होता ही नहीं है। दूसरा, जो जीवाणु होता है स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, मतलब जो कोशिका है ये कहीं भी क्या आपका जीवित रह सकता है, गर्मी में, मिट्टी में, सब जगह पाया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ क्या है, जो विषाणु होगा वो जीवित कोशिका में क्या सक्रिय रहता है। अगर जैसे अभी हम लोग जीवाणु पढ़े थे, बैक्टीरिया, ये मिट्टी में भी पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा, वायु में पाया जाएगा, बर्फ में पाया जाएगा, है ना। लेकिन जो विषाणु होता है ना, ये सिर्फ क्या है, अगर कोई जीवित प्राणी है तो जीवित कोशिका पर ही क्या है, ये सक्रिय रहता है। अगर कोशिका आपका जीवित नहीं है तो वहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ इसका। तीसरा, कि अगर कोई बीमारी आपको हुआ, जीवाणु के कारण क्या है आपको कोई बीमारी हुआ, है ना, तो अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये क्या करता है, बीमारी को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन अगर कोई बीमारी आपको क्या है, विषाणु के कारण हुआ, तो आप एंटीबायोटिक लीजिएगा तो इस पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कब? जब आपको बीमारी क्या है, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा हुआ हो। चौथा इसका अंतर क्या है, जो जीवाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि विषाणु का आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ये अंतर है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जितना भी पढ़ा है ना, उस पर क्या है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद क्या है हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, है ना, लास्ट में क्या, अरे सॉरी क्या बोले, जीवाणु और विषाणु का अंतर पढ़े थे, है ना। उसके बाद क्या है, हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। वहां तक में क्या है, बोल रहे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है ना। तो हम बताए थे कि जो सूक्ष्म जीव होता है ना, हम उसको क्या नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए क्या है जरूरत पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, है ना। तो ऑप्शन में हम क्या मारेंगे, आंसर में सूक्ष्मदर्शी यंत्र मारेंगे। ठीक है, फिर अब अगला है कि दही बनाने में कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है ना। तो ये भी बताया हुआ है कि जो एक लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, जो क्या करता है आपका दूध से दही में, सॉरी दूध को दही में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। आंसर में क्या मारिएंगे हम लोग, लैक्टोबैसिलस, क्या है ऑप्शन बी में। ठीक है, देखिएगा मलेरिया किसके कारण होता है ना। तो अमीबा के कारण होता है, नहीं। ईस्ट के कारण होता है, नहीं। फ्लोरा कारण होता है, नहीं। देखिएगा ऑप्शन में बताए थे क्या कि क्या है, प्लेस्मोडियम, ये क्या होता है, मलेरिया परजीवी होता है, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया बीमारी आपका फैलता है या होता है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग होता है, बताइए, ये भी बताएं, कवक का, किसका, कवक का। ईस्ट का हम लोग क्या है उपयोग क्या करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं। ये भी बताए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन है ना। तो आपका 5 प्रकार का सूक्ष्म जीव बताए थे, है ना। उसमें से सबसे छोटा जो सूक्ष्म जीव था वो क्या था आपका, विषाणु, वायरस, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं। देखिएगा सूक्ष्म जीवों के लाभ क्या है, सूक्ष्म जीवों के लाभ, जो सूक्ष्म जीव है, चाहे जीवाणु हो, कवक हो, प्रोटोजोआ हो या शैवाल हो, है ना, ये सब का फायदा क्या है, ये सबसे मेरे हमको लाभ क्या होता है। तो देखते हैं, लाभ पढ़ते हैं। देखिए पहला जो है क्या लाभ में कि सूक्ष्म जीव हमारे क्या है, मित्र क्यों कहलाते हैं। आपसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र क्यों कहलाते हैं। आप उसका आंसर लिख सकते हैं क्या, कि सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं, बहुत से सूक्ष्म जीव मनुष्य, पशु, पौधों तथा पर्यावरण के लिए क्या अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। वे भोजन बनाने में, दवाइयां बनाने में, कृषि, पर्यावरण की साफ सफाई तथा उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र क्यों कहलाएंगे, तो उसके बारे में बहुत बताया जा रहा है कि सभी सूक्ष्म जीव होता है वो हानिकारक नहीं होता है ना। बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना,
जिसका उपयोग मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या फिर आपका पर्यावरण, है ना, ये सब के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। चाहे पेड़ पौधे के लिए हो, मनुष्य के लिए हो या पर्यावरण के लिए हो, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। जैसे में हम जो सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग खाना बनाने में, कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग दवाई बनाने में, कुछ सूक्ष्म जीव का जो उपयोग होता है वो क्या है, पर्यावरण को साफ सफाई के लिए क्या है, किया जाता है ना। जैसे में अब क्या है जो सूक्ष्म जीव का उपयोग, देखिए भोजन बनाने में क्या है सूक्ष्म जीव का उपयोग, है ना। क्या है दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इससे लाभ क्या है, भोजन बनाने में क्या है हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। जैसे में क्या है दही बनाने, क्या है दही बनाने में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। देखिएगा बोले कि जब दूध में थोड़ी सी दही मिलाई जाती है तब उसमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध की लैक्टोज क्या है, लैक्टोज को क्या है लैक्टिक अम्ल में क्या करता है, बदल देता है। इससे क्या होता है, दूध जमकर दही में क्या बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दूध से दही कैसे बनता है, तो बोले कि जब हम दूध में क्या है, जब हम दूध में थोड़ी सी दही क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो ये उसमें जो उपस्थित होता है छोटा थोड़ा सा जो दही में उपस्थित क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध को लैक्टोज में क्या करता है, परिवर्तित करता है ना। और जो लैक्टोज होता है किसमें चेंज होता है, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, बदल जाता है। इससे क्या होता है कि दूध जो है क्या है, दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से एक सवाल, दो सवाल बनता है। पहला तो कि जो दही है, दही जमने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बस में नहीं आया। तो देखिएगा यहाँ पे इससे सारांश क्या निकला कि दही जमाने वाला जीवाणु क्या है, लैक्टोबैसिलस है ना। और दही आपका जो है गर्म गर्म वातावरण में क्या है, जल्दी जमता है, मतलब गर्म वातावरण रहेगा। ठीक है, तो वहां पे जल्दी दही जो होगा जल्दी जमेगा। देखते हैं जैसे आप हम लोग के घर तरफ में जो दही बनता है कैसे बनता है, तो सबसे पहले जो दूध को क्या करते हैं, खूब ज्यादा गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम लोग बोलते उसमें दही बोलते उसमें क्या जोरन डालते है ना। तो वही बोले कि थोड़ा सा उसमें अगर दही डालेंगे तो वो उसमें जो लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है वो क्या करता है, पूरी अपनी जो जनसंख्या है वो क्या करता है, पूरा बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है, दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है ना। इसमें भी वही चीज बोला जा रहा है कि जब हम दूध में थोड़ा सा क्या करते हैं, दही को डालते हैं, तो दही में जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ना, वो दूध को क्या है, क्या बोला, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो क्या कर दूध को लैक्टोज में परिवर्तित कर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है दूध को लैक्टोज में क्या करता है, परिवर्तित कर दे रहा है। और यही जो लैक्टोज है आगे चलकर क्या है, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, बदल जाता है। जिससे दही जो है आपका, सॉरी दूध जो है क्या है, दही में परिवर्तित हो जाता है। बस बनाया। तो इसमें एक चीज आ है कि दही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि दूध से दही बदलने वाले जीवाणु का क्या नाम है, तो लैक्टोबैसिलस है ना। और दही आपका क्या है, गर्म जलवायु में या गर्म वातावरण में क्या है, जल्दी जमता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। दूसरा जो भोजन बनाने के लिए पहले दही हो गया, दूसरा क्या करते हैं, ब्रेड एवं केक बनाने में हम सूक्ष्म जीव का उपयोग ब्रेड और केक बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे में बोला ब्रेड तथा केक बनाने में ईस्ट क्या है, ईस्ट नामक कवक का उपयोग किया जाता है। जो आपका ब्रेड है और केक है ना, ये कैसे बनता है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट। ईस्ट आपका क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, कवक होता है ना, जिसका उपयोग किया जाता है। बोले देखिए ईस्ट क्या करता है, जो ईस्ट नाम का जो आपका कवक है ना, बोले चीनी को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और यह गैस आटे को क्या फूलने में सहायता करता है, जिससे ब्रेड के क्या होता है, मुलायम बनते हैं। ईस्ट क्या करता है, तो चीनी को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आटे को क्या फूलने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, जिससे आपका केक हो या ब्रेड हो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम रहता है। बात समझ नहीं आया? कवक से हम लोग कैसे ब्रेड या ब्रेड बना रहे हैं या फिर केक बना रहे हैं, तो बोल रहा है कि जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट नामक जो कवक होता है वो चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या परिवर्तित कर देता है, और यह जो गैस है वो ब्रेड को क्या करता है, फुला देता है ना, क्या करता है, फूलने में यह फुला देता है, ठीक है, जिससे ब्रेड या केक क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखिएगा अब क्या है, जो भोजन के रूप में तीसरा चीज हम लोग क्या बना रहे हैं, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पाद। देखिए पनीर, यहाँ पे अन्य दुग्ध उत्पाद मतलब होता है, दुग्ध उत्पाद मतलब क्या है कि दूध से संबंधित जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध उत्पाद बोलते हैं। देखिएगा पूरा कुछ उपयोगी जीवाणु पनीर, मक्खन तथा अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने में क्या सहायता करता है। कहने का मतलब क्या है कि और से बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है जिससे पनीर और भी जो दूध से बनने वाली जो सामग्री है क्या है उसका उपयोग करते हैं, किसका, सूक्ष्म जीव का। मतलब सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या करें, पनीर और जो दूध से बनने वाले सामान है उसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा देखिएगा, पहला आपका क्या था, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र क्यों है, लाभ में है, लाभ पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र क्यों है, ये समझना है, हम लोग समझना है। दूसरा क्या है, भोजन में सूक्ष्म जीव का उपयोग, जिसमें हम क्या देखें, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और पनीर बनाने में। अब हम लोग क्या सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या कर रहे हैं, तो औषधि मेडिसिन बनाने में। देखिएगा बोला क्या कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे दवाइयों बनाई जाती है जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु को क्या करती है, नष्ट करती है, इन्हें क्या एंटीबायोटिक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग क्या है, औषधि मेडिसिन बनाने में करते हैं। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे दवाइयां बनाई जाती, मतलब कुछ सूक्ष्म जीव को उपयोग करके ऐसी दवाइयां बनाई जाती है जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होता है ना, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। बस नेक्स्ट है कि कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग करके हम लोग क्या दवाई बनाते हैं, और वह दवाई जो होता है क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो रोग हुआ है उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। ठीक है, बात समझ नहीं आया, मतलब मान लो चलो हम लोग को कोई बीमारी हुआ है ना, और जो हम दवा खाएं और दवा से क्या हो, दवा खाते तो क्या क्या जो बीमारी हुआ है उस बीमारी क्या करता है, नष्ट कर देता है, उसकी जो जीवाणु उत्पन्न हुआ है ना, उसको क्या करता है, नष्ट करते हैं, जिससे हम क्या स्वस्थ हो जाते हैं। तो उस दवाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। बस समझ नहीं आया, देखिएगा इसी के डिफिनेशन आगे देखिएगा, क्या एंटीबायोटिक क्या है, क्या है एंटीबायोटिक क्या है, तो देखिए बोलेंगे कि ऐसी दवाइयां जो रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को क्या मारती है तथा उनकी वृद्धि को रोकती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। मतलब क्या है, एंटीबायोटिक आपका एक तरह का दवाई होता है जो जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों को क्या करती है, नष्ट करती है, या उसको क्या करती है, रोकती है ना। तो उस दवाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। ओके, ठीक है, आज हम लोग जैसे एग्जाम्पल उदाहरण में पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है आपका एंटीबायोटिक है ना, ये दवा है पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो क्या था, पेनिसिलिन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, तो पेनिसिलिन। ओके, अब देखते हैं क्या है, देखिएगा, और एंटीबायोटिक देखिएगा, एंटीबायोटिक का आप अपने से यूज नहीं कर सकते, कोई भी दवा नहीं और खा नहीं लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो डॉक्टर से क्या कीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा। समझ नहीं आया, मतलब एंटीबायोटिक जो भी दवाई होगा आप उसका उपयोग बिना डॉक्टर से पूछे उसका उपयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, दूसरा कि अगर किसी तरह का डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवा लिखा है या दिया है तो उसको पूरा जो कोर्स होता है, कभी 15 दिन का होता है, 1 सप्ताह का होता है,
या 30 दिन का भी दवाई चलता है, तो पूरा का पूरा कोर्स करना चाहिए, है ना। फिर क्या है, जो एंटीबायोटिक है ना, ये वायरल रोग क्या है, वायरल रोगों में, वायरल रोगों मतलब जो सर्दी खांसी होता है, जुकाम होता है, एंटीबायोटिक इस सब में क्या काम नहीं करता है। ठीक है, बस सुनने की नहीं आया। अब क्या है, टीका, क्या है टीका, ठीक है, वैक्सीन, है ना। देखिएगा, हम जो वैक्सीन बनाने में क्या है, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा कि कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग टीके बनाने में क्या किया जाता है, कहने का मतलब क्या है कि जो वैक्सीन है, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, टीके वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। देखिए टीका क्या करता है, बोला टीका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है और भविष्य में होने वाले रोगों से क्या करता है, बचाता है। जो हम टीका सूक्ष्म जीव का उपयोग करके बना रहे हैं, तो उस टीके का फायदा क्या है, तो बोला जाता है, कहते हैं कि जो टीका होता है ना, वो हमारे शरीर में जब इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है, उसको बढ़ाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब अगर कोई हमको बीमारी होने वाला है, तो उससे हमको कोई बीमारी नहीं होगा। बस में इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब जो टीका लगवाइएगा, है ना, तो उससे क्या होता है कि कोई बीमारी अगर हमको होने वाला है, तो हमारे शरीर उससे क्या लड़ने के लिए क्या तैयार रहता है, और वो बीमारी क्या हमको नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा, प्रमुख टीका, से बहुत से आप टीका 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 सुने होंगे, तो क्या है, जैसे बीसीजी, क्या है बीसीजी, आप लोग बच्चा में भी क्या बीसीजी, डीटीपी, ये सब क्या है, टीका है जो बच्चा में क्या लगा दिया जाता है ना। तो बीसीजी किसको लगता है, तो टीबी से बचने के लिए क्या है, आपको भविष्य में, आपको जब बच्चे में ही क्या है, आपको बीसीजी का टीका लग जाता है। ये क्या करते हैं, तो भविष्य में आपको टीबी का बीमारी ना हो, इसलिए क्या है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। फिर पोलियो को क्या टीका लगाया जाता है, पोलियो को वैक्सीन लगाया जाता है, बाद जिससे क्या आपको भविष्य में आपको क्या पोलियो बीमारी ना हो। फिर क्या डीपीटी, क्या है डीपीटी, ये भी क्या आपका एक टीका है, जो क्या है आपको लगाया जाता है। फिर खसरा, क्या है खसरा, क्या है खसरा, है ना, खसरा भी आपका क्या है, टीका लगाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या है आपको भविष्य में क्या है, आपको कोई उस बीमारी ना हो। बचना टीका क्या है, टीका एक तरह का रोग प्रतिरोधक मतलब हम टीका जो होता है, जब आप लगाते हैं इससे, तो आपके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे आपको भविष्य में कोई बीमारी ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग 5वां लाभ पढ़ेंगे, क्या है सूक्ष्म जीव का, देखिएगा कृषि में सूक्ष्म जीवों का क्या है उपयोग, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है कि राइजोबियम, क्या है राइजोबियम, क्या एक जीवाणु है ना, जो क्या, तो देखिए क्या होता है, तो राइजोबियम दलहन पौधों जैसे चना, मटर, अरहर, मसूर के जड़ों में क्या है, रहने वाला उपयोगी जीवाणु है। मतलब कहने क्या है कि जो राइजोबियम है ना, एक जीवाणु है जो दलहन पौधों जैसे चना, मटर, मसूर, अरहर, ये सब क्या है, जड़ों में पाया जाता है ना। अब राइजोबियम क्या करता है आपका, देखिएगा, बोला कि यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग यौगिक में बदल देता है। इससे क्या है, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो राइजोबियम जो आपका क्या है जीवाणु है ना, वो क्या करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है ना, उसको क्या है नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे क्या पेड़ पौधे क्या अपने भोजन के रूप में क्या है ग्रहण करता है ना। बस मैं क्या बोल रहे सो कि जो आपका राइजोबियम जो आपका जीवाणु है, जो दलहन पौधों में क्या है पाया जाता है, वो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन, उसको पौधों के उपयोग योग्य क्या करता है, बनाता है। मतलब पौधे डायरेक्ट क्या है नाइट्रोजन को इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन को क्या है नाइट्रेट में बदलता है,
और नाइट्रेट क्या है, पौधे लोग क्या है, पौधे जो होते हैं उसको उपयोग करते हैं। मतलब राइजोबियम क्या करता है, तो नाइट्रोजन को पौधे योग्य उपयोग योग्य क्या है बनाता है। मतलब समझना आप लोग को क्या बोल रहे सो, फिर से एक बात समझिए कि राइजोबियम आपका एक जीवाणु है जो दलहन पौधों में चना, मटर, मसूर, अरहर के जड़ों में क्या है पाया जाता है। ये क्या करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है ना, उसको क्या है नए यौगिक में बदल देता है, जो क्या है आपका पौधे उसको क्या है ताकि यूज कर सके, है ना। डायरेक्ट जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो बदलता है ना, तो नाइट्रेट जो क्या है पौधे उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, वही लिखा हुआ है क्या कि यह जो राइजोबियम के बारे में बोल रहा है कि राइजोबियम या वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य बनाता है। कौन, राइजोबियम। ठीक है, बदल देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में कि नहीं आया। देखिए इसका लाभ क्या है ना। तो बोलते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इससे क्या लाभ होता है, तो मिट्टी की से क्या उर्वरता शक्ति क्या बढ़ती है। मतलब जो मिट्टी का जो फर्टिलाइजर उर्वरता शक्ति है क्या है वो बढ़ जाती है स्थिरीकरण से। रासायनिक उर्वरकों का क्या आवश्यकता कम पड़ती है। जब आपका मिट्टी क्या उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तो उसमें हम क्या है जो केमिकल यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, उससे क्या है हम खाद को कम यूज करेंगे, है ना। फिर तीसरा है कि पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। जहाँ पे आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ जो पौधा होगा आपका वो क्या है अच्छा से वृद्धि करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है पर्यावरण के साफ सफाई में सूक्ष्म जीव का उपयोग, ये मेरा क्या है छठा लाभ है किसका, सूक्ष्म जीव का, है ना। तो देखिएगा क्या है पर्यावरण में क्या उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव का, बोले कि जब कोई पौधा या पशु मर जाता है तो सूक्ष्म जीव उसे धीरे धीरे क्या सड़ा देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन। क्या बोलते हैं, अपघटन करते हैं। मतलब बोलता है कि पर्यावरण में कैसे सूक्ष्म जीव साफ करता है, तो क्या बोला जाता है, बोला जा रहा है कि जब कोई पेड़ पौधे या पशु मर जाता है ना, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या करते हैं सड़ा गला देते हैं, है ना। तो जो सड़ा गला देते हैं इसी को हम लोग इस प्रक्रिया को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं। बस समझ कि नहीं आया। अब अपघटन का लाभ क्या होता है, तो ये अपघटन होने से पर्यावरण क्या रहता है आपका साफ रहता है। जैसे आपका कहीं कुत्ता दिखेगा एक्सीडेंट हुआ या आपके आसपास कोई कुत्ता मर के फेंक देता है तो उसमें बहुत सारे स्मेल आता है, तो उसमें जो कीड़ा धीरे धीरे लग जाता है और उसको क्या पूरे शरीर को क्या अपघटन कर देता है ना। इससे क्या होता है कुछ दिन के बाद वो जगह क्या होता है साफ हो जाता है आपका, है ना, स्मेल आना बंद कर देता है। ठीक है, इससे क्या है मिट्टी में पोषक तत्व क्या वापस पहुंचते हैं। मतलब अपघटन से क्या होता है कि मिट्टी में आपका जो पोषक तत्व है फिर क्या है वापस पहुंचता है। इससे क्या कचरा कम होता है। अगर आप अपघटन का प्रक्रिया नहीं हो तो कचरा का क्या अंबार लग जाएगा। जैसे कुत्ता मरा उसको फेंक दिए हम लोग, है ना, तो धीरे धीरे क्या बहुत ही गंदा स्मेल आने लगता है। अगर लगातार उसी तरह हम लोग क्या है कुत्ता मरा फेंकते रहे, है ना, तो क्या है कचरा का अंबार लग जाएगा। तो अपघटन क्या कर अपघटन से होने से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होता है धीरे धीरे क्या करता है उस चीज को अपघटन करता है समाप्त कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा छठा सातवां लाभ क्या है, सातवां लाभ क्या है, तो उद्योगों में उपयोग। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग क्या करते हैं उद्योग में करते हैं। जैसे में क्या देखिएगा सूक्ष्म जीव का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। उदाहरण सिक्का बनाने में, शराब बनाने में, जैव ईंधन बनाने में, इंजन बनाने में क्या है हम जीव सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ याद रखने वाला क्या है तथ्य है। जैसे उपयोग क्या है उपयोग, दही दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, ईस्ट का, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा, अभी जस्ट बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, राइजोबियम। पेनिसिलिन किसका उपयोग किया जाता है, कवक का, है ना। टीका ये भी क्या है आपका सूक्ष्म जीव से क्या है तैयार किया जाता है। ये आपका क्या है कुछ याद रखने का तथ्य है ना, आप इसको याद रखिएगा, है ना। अब हम लोग क्या है अभी तक हम लोग पहला हम लोग
पहला पढ़े क्या, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े, दूसरा में पढ़ रहे थे क्या, सूक्ष्म जीवों के लाभ। अब हम लोग जो तीसरा पॉइंट है ना, वो क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानियां। ठीक है, देखते हैं क्या हानियां होती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला देखिएगा, क्या सभी सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं? क्या बोल रहा है कि क्या जितने भी सूक्ष्म जीव है क्या सभी लाभदायक होते हैं? तो देखिएगा क्या लिखेंगे आंसर में, नहीं, क्या है, नहीं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं, जबकि कुछ क्या रोगजनक होते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों और पशु में क्या अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ आपका, कि जो सभी सूक्ष्म जीव हमारे मित्र नहीं होते, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पशुओं में, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिएगा फिर क्या रोगजनक क्या है, क्या है रोगजनक क्या है, इसका परिभाषा देखिएगा कि जो सूक्ष्म जीव मनुष्य, पशु अथवा पौधों में रोग उत्पन्न करता है उन्हें क्या रोगजनक कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जो सूक्ष्म जीव है ना, मनुष्य में, पौधों में, पशुओं में, है ना, क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा, बीमारी फैलाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोगजनक। क्या बोलेंगे, रोगजनक बोलते हैं। ठीक है, जैसे में जीवाणु के कारण क्या होता है, रोग फैलता है, विषाणु के कारण आपका रोग फैलता है, कवक के कारण भी क्या आपका रोग फैलता है, और प्रोटोजोआ के कारण भी क्या आपका रोग फैलता है। ठीक है, जैसे देखिएगा मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग, बहुत से ऐसे आपका रोग है जो क्या है सूक्ष्म जीवों से होता है। जैसे में क्या है, हैजा, है ना, आपका बीमारी क्या है, जो हैजा, है ना, हैजा आपका क्या है, एक बीमारी है, रोग है ना, किस कारण से फैलता है, तो जीवाणु, जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है ना, उसके कारण क्या फैलता है। लक्षण, जब आपको क्या है हैजा रोग हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो जब आपको हैजा हो जाएगा तो बार बार क्या आएगा, दस्त, क्या आएगा, बार बार दस्त, मतलब बार बार आप क्या बाथरूम जाइएगा। ठीक है, दूसरा इसका लक्षण क्या, उल्टी आपको आएगा, शरीर में आपका क्या हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, कमजोरी फील होगा। तो जब अगर आपको इस तरह का कोई लक्षण दिखे, बार बार बाथरूम जाना, उल्टी होना, कमजोरी महसूस होना, है ना, तो समझिए आपको क्या हो गया है, हैजा हो गया है। इसका बचाव क्या है ना, मतलब अगर किसी को हैजा हो गया है तो उससे बचा कैसे जा सकता है, तो बचने का तरीका क्या है, उबला या शुद्ध पानी पीना। अगर आपको हैजा हो गया है या हो गया है तो क्या कीजिएगा, उबला हुआ पानी मतलब गर्म पानी पीजिएगा, या तो साफ पानी मतलब शुद्ध पानी जो होता है वो पीजिएगा। दूसरा, कि साफ भोजन कीजिएगा, एकदम साफ सुथरा भोजन क्या कीजिएगा, गर्म खाना ज्यादा ज्यादा क्या है खाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और हाथ को क्या है अच्छा से धोना होना होता है, क्योंकि तो आप जब बार बार बाथरूम जाइएगा तो हाथ को क्या है अच्छी तरह से क्या धोना होता है ना। तो अगर ये देखिएगा हैजा हुआ, इसका कारण क्या, जीवाणु कारण होता है, लक्षण भी बता दिए, है ना, और बचाव भी बता दिए। अब क्या है, टाइफाइड, क्या है, टाइफाइड, है ना, अगर आपको क्या हो गया है टाइफाइड, तो टाइफाइड किस कारण से होता है, तो ये भी जो टाइफाइड है ये भी क्या है, एक जीवाणु के कारण फैलता है ना। लक्षण क्या है, अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो आपको बहुत तेज का क्या बुखार आएगा, है ना, आपका सर बहुत ज्यादा क्या करेगा, दर्द करेगा, कमजोरी फील होगा, और पेट दर्द क्या होगा आपका, दर्द करेगा। अगर टाइफाइड हुआ है आपको तो तेज बुखार आएगा, सर दर्द करेगा आपका, है ना, पेट दर्द करेगा, है ना, और आपको क्या वीकनेस महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा। अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है, समझिए आपको क्या हो गया है, टाइफाइड हो गया है। इसका बचाव क्या है, बचने का तरीका क्या है, कि अगर टाइफाइड हो गया है तो ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, स्वच्छ भोजन, साफ सुथरा खाना खाइए, साफ सुथरा क्या है पानी पीजिए, और टीकाकरण मतलब आप क्या है आपको दवाई वैक्सीन करा लेना है ना। अब क्या तीसरा बीमारी जो मनुष्यों में फैलता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, क्या है, मलेरिया, क्या है, मलेरिया। कारण देखिएगा, ये क्या है, प्लाज्मोडियम, है ना, क्या है, एक प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है, प्रोटोजोआ, मतलब प्लाज्मोडियम क्या था, प्रोटोजोआ। देखिए यहाँ पे क्या था आपका जीवाणु, और ये भी क्या जीवाणु कारण फैल रहा था,
जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण क्या फैलता है या प्लाज्मोडियम क्या है फैलता है। अब फैलाने वाला कौन है, मतलब जो प्लाज्मोडियम है ये कारण है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के शरीर में कौन फैला रहा है, तो मच्छर है। क्या है मच्छर का नाम, मादा एनोफ्लीज मच्छर। क्या है, मादा एनोफ्लीज मच्छर क्या है, अगर आपको काटेगा तो उससे क्या हुआ, आपको मलेरिया हो जाएगा। बस समझ आया। आप देखिएगा लक्षण, अगर आपको मलेरिया हुआ है ना, तो क्या होगा, आपको बहुत तेज का बुखार आएगा, आपको ठंडा लगेगा, है ना, और पसीना भी आएगा, है ना, और साथ में क्या है आपका सर दर्द करेगा। क्या क्या, अगर मलेरिया आपको हुआ तो बहुत तेज का बुखार आएगा, आपका ठंडा लगेगा, पसीना आएगा और आपका क्या सर दर्द करेगा। तो समझिए आपको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। इसको बचने का तरीका क्या है, तो जब आप सोते हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करें, है ना। अगर ये देखिएगा मच्छर के काटने से अगर फैल रहा है तो बचने का तरीका क्या है कि हमको मलेरिया ना हो तो हम क्या करें, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। घर के आसपास अगर कहीं पे क्या पानी जमा है तो उसको जमा होने नहीं देना है। अगर कहीं पे पानी अगर जमा है तो उस पानी को क्या करते हैं, निकाल दीजिए, है ना। तो अगर पानी अगर जमा रहेगा तो वहां से क्या मच्छर उत्पन्न हो जाएगा और मच्छर आपको फिर क्या है काटेगा, तो क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। तीसरा इसका बचने का तरीका क्या है कि पूरी बाह का कपड़े पहने, मतलब जैसे फुल कपड़ा पहनिए, ठीक है, हाफ पैंट या हाफ गंजी पहन के क्या है नहीं रहिए, पूरा कपड़ा क्या है पहनना होता है। तो ये तरीका है, ठीक है। अब अगर चाहें आप तो क्या है टीकाकरण लगवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है आगे। चौथा जो बीमारी हमको जो है ना, क्या है जो सूक्ष्म जीवों से फैलता है, क्या है डेंगू। क्या है डेंगू, देखिए कारण क्या है फैलने का, विषाणु से आपका फैलता है ना। अब फैलाने वाला कौन है, तो एडिज मच्छर। हम जो मलेरिया बीमारी होता है, मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है क्या मलेरिया। जबकि डेंगू जो होता है वो एडिज मच्छर से क्या काटने से फैलता है ना। लक्षण क्या है, अगर आपको मान के चलिए डेंगू हो गया है तो पहचानने का तरीका, लक्षण क्या दिखेगा, तो आपको बहुत तेज क्या है बुखार आएगा, है ना। आपको बहुत तेज क्या होगा, सर दर्द करेगा, सॉरी शरीर दर्द करेगा, सिर दर्द भी करेगा आपका, और पेट से क्या होगा कम होने लगेगा। मतलब क्या है कि अगर आपको डेंगू हुआ है ना, तो आपका जो पूरा शरीर बॉडी है बहुत ज्यादा दर्द करेगा, बुखार बहुत आएगा, आपका सर बहुत दर्द करेगा, और आपके शरीर में क्या है प्लेटलेट्स की क्या होगा कमी होने लगेगा। तो समझिए आपको क्या है डेंगू हो गया है। बचने का तरीका क्या है, इसका बचाव क्या है, तो कोशिश कीजिए कि साफ सफाई पर ध्यान रखिएगा ज्यादा, है ना। अगर आप अपने घर में आसपास में अगर साफ सफाई रख रहे हैं, है ना, किसी तरह का गंदगी नहीं फैला हुआ है, तो आपको ज्यादा चांस है आपको डेंगू नहीं होगा, है ना। अगर आपके आसपास क्या पानी जमा हुआ है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि वो पानी आप क्या है उसको हटा दे, जब पानी जमा रहने ना दे, है ना। तीसरा है मच्छरों से मच्छरों से बचाव करें। तो कैसे बच सकते हैं मच्छरों से, तो जब आप रात में सोते हैं तो कोशिश कीजिएगा मच्छरदानी का क्या है आपको उपयोग करना है। ओके, अब हम लोग क्या है अगला देखते हैं, पशुओं में होने वाला रोग। क्या है, पशुओं में होने वाला रोग, ठीक है। ये रोग एक सर है, क्या कारण देखिएगा, एक बीमारी है होता है क्या पशुओं में, एंथ्रेक्स। क्या है एंथ्रेक्स, किसके कारण फैलता है, जीवाणु द्वारा, है ना। और खुद पक्का मुंह पक्का, है ना, खुद पक्का मुंह पक्का, ये भी क्या बीमारी होता है जो पशुओं में फैलता है। किसके कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है। एंथ्रेक्स जीवाणु कारण फैलता है, जबकि खुद पक्का और मुंह पक्का जो होता है विषाणु द्वारा फैलता है आपका, है ना। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किसमें होता है, तो गाय में, भैंस में, बकरी में, इस सब में क्या है ज्यादा होता है ना। और जीवाणु क्या है, ये किससे फैलता है, जो एंथ्रेक्स है जीवाणु से फैलता है आपका। ओके, पौधों में होने वाला जो रोग है, मेरा जो पांचवा हानि है जो सूक्ष्म द्वारा होने वाला, तो क्या है पौधों में होने वाला रोग, ठीक है। देखिए रोग क्या है, रोग कारण साइट्रस। क्या है, साइट्रस कैंकर, पौधों में होने वाला क्या रोग है, जो किसके कारण फैलता है, जीवाणु कारण फैलता
गेहूं का रतुआ, ये भी किसके कारण फैलता है? कवक के कारण। भिंडी में पीला जो रोग होता है ना, ये भी क्या है? विषाणु द्वारा फैलता है। समझ में आया? मतलब साइट्रस, गेहूं और रतुआ, भिंडी का जो पीला सिट्रस रोग जो होता है, ये क्या है? आपका सूक्ष्म द्वारा होने वाला रोग है ना? ये साइट्रस कैंकर जीवाणु द्वारा, गेहूं का रतुआ कवक द्वारा, और भिंडी का जो पीला वाला बीमारी होता है वो क्या है? विषाणु द्वारा होता है। जो छठा हानि मेरा क्या है? सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाला है, वो क्या है? भोजन को खराब कर देता है। जो सूक्ष्म जीव होता है वो क्या करते हैं? भोजन को खराब कर देते हैं। देखिएगा क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव भोजन को क्या करता है? सड़ा देता है ना? तो सड़ा देता है मतलब क्या? भोजन को खराब कर देता है। देखिएगा खराब होने वाला पदार्थ क्या है? खराब होने वाला पदार्थ क्या आपका? दूध, दही, रोटी, सब्जी, फल, मांस, ये सब क्या करता है? सूक्ष्म जीव खराब कर देता है ना? पहचानने का तरीका क्या है कि अगर कोई भोजन आपका खराब हो गया है ना, तो आप कैसे पहचानिएगा? पहचानने का तरीका क्या है कि अगर भोजन आपका खराब हो गया है तो हो सके उससे क्या बदबू आने लगेगा। दूसरा है कि अगर भोजन आपका खराब हो गया तो उसका रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तीसरा, अगर उसमें भोजन में आपको फफूंद लग गया है तो समझिए आपका भोजन खराब हो गया है। अगर आप भोजन कर रहे हैं या खा लिए, एक दो निवाला डालें और उसका स्वाद में आपको चेंज देखने को मिलता है, तो समझिए भोजन क्या हो गया? आपका खराब हो गया है ना? खाद्य विविधता, फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग क्या होता है? देखिएगा कि जब हम सूक्ष्म जीवों से दूषित भोजन को खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होता है। मतलब सूक्ष्म जीव द्वारा है ना दूषित भोजन क्या करते हैं? अगर हम खा रहे हैं तो उससे हमको क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। बस ना, मतलब सूक्ष्म जीव द्वारा उसमें बैठा हुआ है, सूक्ष्म जीव द्वारा उसमें लगा हुआ है ना? और हम क्या है उस भोजन को कर लिए तो उससे क्या होगा? हमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, है ना? बस में कि नहीं आया? लक्षण क्या है? अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, क्या है? अगर आपको फूड पॉइजनिंग है, हो गया है, तो लक्षण क्या दिखेगा? तो आपको उल्टी बार बार आएगा, दस्त लगेगा, बाथरूम बार बार जाइएगा, है ना? पेट दर्द आपको बहुत ज्यादा करेगा और बुखार भी आएगा। अगर उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार आ रहा है तो ज्यादातर चांस है कि आपको क्या है? फूड पॉइजनिंग हुआ है ना? अगर फूड पॉइजनिंग हुआ है तो इसका बचाव, अगर आप चाहते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग ना हो, है ना, तो क्या करिएगा? तो हमेशा जब भी खाना खाइएगा तो ताजा खाना खाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हमेशा क्या है ताजा खाना खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग कभी नहीं होगा, है ना? अगर बासी भोजन ना खाएं, कोशिश करें कि आप जो बासी भोजन है वो उसको आप नहीं खाइएगा। अगर हो सकता है उससे क्या खाएं तो आपको क्या हो जाए? फूड पॉइजनिंग हो जाए। तीसरा, जो भी भोजन आपके यहाँ पे है उसको क्या करिएगा? आप ढक कर रखिएगा, है ना? ये क्या है? फूड पॉइजनिंग से बचने का क्या है आपका तरीका है। अब क्या है आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो लास्ट पॉइंट है, क्या क्या? खाद्य संरक्षण, पाश्चुरीकरण, एंटीबायोटिक और टीकाकरण, और क्या लास्ट में नाइट्रोजन चक्र, है ना? ये आपका लास्ट का 1 2 3 4 क्या 5 पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना? बहुत सारे सवाल भी यहाँ क्या है पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, 2 मार्क्स का भी पूछता है, 5 मार्क्स का भी क्या है क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग क्या है एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? खाद्य संरक्षण, है ना? खाद्य संरक्षण क्या है? परिभाषा देखिए इसका, है ना? तो पूरा भोजन को सूक्ष्म जीवों से खराब होने से बचाकर अधिक समय तक, है ना, क्या है? समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या खाद्य संरक्षण कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाकर अधिक समय तक रखने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खाद्य संरक्षण बोलेंगे। समझ में नहीं आया? क्या बोल रहे हैं कि जो आपका भोजन है उसको सूक्ष्म जीवों से बचा करके, है ना, अधिक समय तक संरक्षित रखना, बचा कर रखना ही, बचा कर रखने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य संरक्षण बोलते हैं। ओके, अब देखिए खाद्य संरक्षण की क्या प्रमुख विधियां। पहला क्या है? सुखाकर। क्या है पहला जो विधि है खाद्य संरक्षण? क्या है? सुखाकर। बहुत से ऐसे आपका भोजन है जिसको क्या है आप
सुखा कर रख दीजिएगा तो लंबे समय तक क्या होगा, आपका खराब नहीं होगा, है ना। तो वही लिखे हैं सुखा कर। देखिएगा, भोजन में मौजूद पानी को क्या धूप या गर्म हवा से निकाल दिया जाता है और पानी ना होने से सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं, है ना। कहने मतलब क्या है कि सुखाकर कैसे रखेंगे, सुखाकर क्या तरीका होगा। तो बहुत से ऐसे भोजन है आपका जो क्या है, आप उसको अगर सुखाकर धूप लगाकर या उसमें गर्म हवा से क्या पानी को निकाल देते हैं, तो उसमें क्या है, बिना पानी के आपका जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न उसमें नहीं होगा और उससे क्या होगा, आपका जो भोजन है लंबे समय तक क्या है, खराब नहीं होगा। जैसे मिर्ची, हम लोग के गाँव में हम लोग के घर तरफ क्या है, ज्यादातर मिर्ची होता है जिसको क्या है धूप, जो हरा मिर्ची होता है उसको धूप में क्या सुखा दिया जाता है ना, और उसको क्या है बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, मिर्च, पापड़, मछली, अंगूर, ये सब क्या आपको सुखा कर रख देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है आप लंबे समय तक क्या करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, नमक द्वारा संरक्षण। क्या है, नमक द्वारा संरक्षण। वो है कि नमक जो होता है भोजन से पानी क्या करता है, खींच लेता है ना, और जिससे सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। नमक द्वारा क्या भोजन को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे, तो जब किसी भोजन में हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे तो नमक क्या करता है, तो उस भोजन में जो पानी की मात्रा को क्या करता है, सोख लेता है, जिससे अगर पानी नहीं रहेगा तो आपका सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होगा। अगर सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होगा तो आपका भोजन क्या है, अधिक समय तक क्या है, खराब नहीं होगा, है ना। जैसे में अचार में हम क्या नमक डालते हैं, मांस मछली जो है ना, ये सब लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए स्टोर करके रखने के लिए भी क्या है, नमक डाल के रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो भोजन है आपका खराब नहीं होता है। तीसरा तरीका क्या है, चीनी द्वारा संरक्षण। तो चीनी जिस तरह नमक भोजन से पानी को क्या करता है, सोख लेता है, उसी तरह चीनी भी क्या करता है, आपका भोजन से पानी को क्या करता है, सोख लेता है। और पानी अगर नहीं रहेगा तो सूक्ष्म जीव उत्पन्न आपका नहीं होगा। अगर सूक्ष्म जीव नहीं उत्पन्न हो रहा है ना, तो आपका क्या है, जो भोजन आपका खराब नहीं होगा। वही देखिएगा, नमक भोजन से पानी खींच लेता है और जिससे सूक्ष्म जीव क्या जीवित नहीं रह पाते, है ना। तो चीनी भी वही काम करता है आपका। अब चौथा आपका जो खाद्य संरक्षण का जो विधियां है, क्या है, तेल और सिरका। बहुत से ऐसे आपका भोजन है ना, जिससे क्या है, आप तेल अगर डाल दीजिएगा तो उससे क्या होगा, तेल डालने से या सिरका डालने से आपका जो सूक्ष्म जीव का वृद्धि नहीं हो पाता है। अगर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं हो पा रहा है तो आपका भोजन क्या होगा, खराब नहीं होगा। जैसे हम लोग जब अचार डाल बनाते हैं तो बहुत जो सरसों तेल होता है बहुत ज्यादा डालते हैं, जिससे क्या करता है, तेल क्या करता है आपका, तो सूक्ष्म जीव को वृद्धि होने से रोकता है। अगर सूक्ष्म जीव वृद्धि आपका नहीं कर रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है या सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आपका अचार क्या होगा, आपका खराब नहीं होगा, लंबे समय तक क्या है उसको उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिएगा, खाद्य संरक्षण मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या, पार्श्वीकरण। पार्श्वीकरण क्या है, तो देखिएगा, पार्श्वीकरण समझिए, पार्श्वीकरण, है ना। पार्श्वीकरण क्या होता है, तो जब दूध को क्या है, जब दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने पर और उसके बाद तुरंत ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या पाश्चुरीकरण बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, पाश्चुरीकरण किसको बोलते हैं, तो जब दूध को लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने पर और उसके तुरंत बाद ठंडा कर देने की जो प्रक्रिया है, ठंडा कर देने की जो प्रक्रिया है ना, उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पाश्चुरीकरण। ठीक है। अब देखिएगा पाश्चुरीकरण करने से क्या होता है, देखिएगा, तो इस प्रक्रिया से हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जबकि दूध की गुणवत्ता बनी रहती है। मतलब क्या है, पाश्चुरीकरण करने से क्या होता है, तो जो दूध में जो जीवाणु है वो क्या नष्ट हो जाएगा, लेकिन दूध की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहेगा, है ना। इसका खोज किसने किया था, पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था, लुई पाश्चर। क्या है, लुई पाश्चर ने किसका खोज किया था, तो पाश्चुरीकरण का। ठीक है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर क्या है, पाश्चुरीकरण पड़ा है। ओके, अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है ना। तो तीसरा जो मेरा था क्या, एंटीबायोटिक,
है ना। एंटीबायोटिक क्या होता है पहले भी बताए थे, है ना, फिर से बता दे रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसी दवाइयाँ जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु को मारती है या उनकी वृद्धि रोकती है, एंटीबायोटिक कहलाती है ना। पहले भी बताए थे कि एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक जो होता है वो सूक्ष्म जीव द्वारा क्या है बनाया जाता है ना। ये एंटीबायोटिक क्या करता है, तो जो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले जो रोग है ना, उसका या तो उसको नष्ट कर देता है उस रोग को, या तो उसकी वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। तो ऐसी दवाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। ठीक है, बस में क्या बोलेंगे कि एंटीबायोटिक जो है सूक्ष्म जीवों से द्वारा प्राप्त क्या है दवाई होता है, जो क्या करता है, जो रोग उत्पन्न करने वाले क्या है जीवाणु है उसकी वृद्धि को रोक देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसी दवाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। बस में नहीं है क्या बोले एंटीबायोटिक की, लिखिएगा सूक्ष्म जीव से प्राप्त ऐसी दवाई, मतलब एंटीबायोटिक क्या है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। ये क्या करता है दवाई जो एंटीबायोटिक है, तो जो रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु है ना, उसको मार देता है। एंटीबायोटिक क्या है करता है, तो फिर से ऐसे समझिएगा, एंटीबायोटिक आपका सूक्ष्म जीवों से प्राप्त, मतलब सूक्ष्म जीवों से उपयोग करके एंटीबायोटिक बनाया जाता है ना। ये जो एंटीबायोटिक है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को क्या करता है, मार देता है, या तो उस जीवाणु को वृद्धि होने से क्या करता है, रोक देता है। तो ऐसी दवाई आपका क्या कहलाएगा, एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या है, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टाइटेसाइक्लिन, ये सब क्या आपका एंटीबायोटिक है। और याद रखिएगा कि जो एंटीबायोटिक है ना, हमेशा आपको जब डॉक्टर बोलेगा है ना, तभी आपको क्या करना है, उसका यूज करना है। विदाउट डॉक्टर परमिशन आप एंटीबायोटिक का यूज ना करें। अगर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवा दिया है तो कोशिश कीजिए उसका पूरा कोर्स, जो डॉक्टर होता है 10 दिन का 15 दिन का दवाई देता है, तो कोशिश कीजिएगा वो जो कोर्स है वो आपका पूरा करे, है ना। ये देखिएगा अगला क्या है, टीकाकरण। ये भी हम बता दिए टीकाकरण। ठीक है, क्या है फिर से देखिएगा, ऐसे जैविक पदार्थ जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ना, और रोग से क्या करता है, बचाव करता है। मतलब वैक्सीन या टीकाकरण क्या है, तो एक ऐसा जैविक पदार्थ है ना, जो क्या करता है हमारे शरीर को, हमारे शरीर में जब वैक्सीन लगाया जाता है तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब रोग से कोई रोग हम क्या होने वाले रोगों से क्या करता है, हमारे शरीर को तैयार कर देता है ना, और वो रोग हमको क्या है नहीं होता है। मतलब एंटीबायोटिक एंटीबॉडी हमारा शरीर में क्या उत्पन्न कर देता है। बस नहीं आया, वैक्सीन क्या करता है, टीकाकरण क्या होता है, तो एक ऐसा जैविक पदार्थ है जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बढ़ा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक मतलब क्या बोल रहे हैं कि रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर को क्या पूरी तरह से रेडी कर रखता है, और वह जो बीमारी है या रोग है हमको क्या है नहीं होने देता है। मतलब भविष्य में अगर हम किसी तरह का एंटीबायोटिक सॉरी वैक्सीन ले लिए हैं तो भविष्य में वो बीमारी हमको क्या है होने से रोकता है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर पे क्या है उस तरह का एंटीबॉडी तैयार करके रखता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रमुख जो टीका है, टीके मतलब वैक्सीन है, जैसे रोग, अगर पोलियो हो गया तो आपका कौन सा टीका लगाइएगा, तो डीपीवी या आईपीवी, है ना। अगर टीबी हो गया आपको, है ना, तो बीसीजी का टीका लगता है। खसरा हो गया तो क्या है, मिसेल्स वैक्सीन लगता है। डीपीटी हो गया आपका बीमारी, तो डिप्थीरिया काली खांसी है ना, ये सब टीका लगता है। हमारा लास्ट जो पॉइंट है क्या है, नाइट्रोजन चक्र। क्या है, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, बहुत ही अच्छा ध्यान समझेंगे, बहुत क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अच्छा चीज है। ठीक है, देखिएगा पूरा वायुमंडल की नाइट्रोजन को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पौधों, पशुओं और वातावरण के बीच क्या लगातार चक्र के रूप में क्या घूमना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, है ना, ये नाइट्रोजन कभी पौधों में, पौधों से जानवरों में, फिर जानवरों से फिर मिट्टी में, फिर मिट्टी से वायुमंडल में वापस चला जाता है। तो इस जो प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं ना। ठीक है, देखिएगा नाइट्रोजन चक्र के चरण, मतलब जो नाइट्रोजन चक्र है इसको
5 चरण होता है, टोटल कितना है 5 चरण में बांटा गया है। पहला क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताए थे कि राइजोबियम क्या है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो दलहन क्या है, दलहन पौधों में मटर, चना, मसूर, राहर के क्या है जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है तो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसको क्या तोड़ करके है ना नाइट्रेट में क्या करता है बदल देता है और उसको उपयोग करता है। ठीक है, तो यही पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कि राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य यौगिक में क्या बदलता है। मतलब जो राइजोबियम है ना जीवाणु क्या नाइट्रोजन को क्या एक नए यौगिक में क्या तोड़ देता है और वह जो यौगिक है ना तो क्या करता है तो जो पौधे हैं उसका उपयोग वो नए यौगिक को कर सकते हैं, आसानी से यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है अगला पॉइंट क्या है दूसरा चरण पौधों द्वारा अवशोषण। अब नाइट्रोजन का जो नया यौगिक बना वो कहाँ गया आपका, कहाँ गया तो सॉरी क्या है नाइट्रोजन है ना, मतलब जो आपका जीवाणु है ना वो नाइट्रोजन को क्या कर दिया तोड़ दिया और पौधा लेगा उसको, उस नाइट्रोजन को क्या कर लेगा पौधा ले लिया और पौधों द्वारा कहाँ जाएगा देखिएगा पौधों द्वारा अवशोषण। अब उस जो नए यौगिक में आपका नाइट्रोजन टूटा था है ना और फिर क्या उसको पौधा ले लिया है ना, तो अब उस पौधे द्वारा क्या उसको अवशोषण किया जाएगा, मिट्टी से क्या किया जाएगा उस पौधे द्वारा अवशोषण किया जाएगा है ना। अब वही लिखे पौधों द्वारा अवशोषण, वो पौधे नाइट्रोजन यौगिक के मिट्टी से क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। मतलब जो राइजोबियम क्या बनाया नया यौगिक बनाया था नाइट्रोजन का है ना वो क्या करेगा जो जड़ पौधा है उसको क्या करेगा मिट्टी से प्राप्त करेगा ग्रहण करेगा। अब अगला चरण क्या है पशुओं तक पहुंचना। अब वही जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का जो रूप पहुंचा कहाँ पे पौधों 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 जड़ से, जड़ में क्या है राइजोबियम पाया जाता है। अब जड़ से मिट्टी से क्या प्राप्त कर लेगा पेड़ पौधा प्राप्त कर लेगा है ना। अब यही पेड़ पौधे को क्या है पशुओं तक पहुंचना कैसे, तो जब इसी पशु द्वारा पशु तक पहुंचना तो ये पशुओं को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पशुओं में ये नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगा तो जब वही पौधा को क्या है पशु या जानवर क्या करेगा खाएगा तो वो नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गया आपका पशुओं में है ना। और अब वो पशु क्या होगा आगे देखिएगा अपघटन, जब यही पशु या पौधे क्या है आपके मर जाते देखिए अपघटन, पौधों और पशुओं के मरने पर अपघटन अपघटन सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को मिट्टी में क्या वापस पहुंचा देते हैं। मतलब वही जब जो पौधा जो क्या नाइट्रोजन प्राप्त कर लिया था पशु जो नाइट्रोजन प्राप्त कर लिया था जब यही पशु या पौधे जब मर जाते हैं तो वही जो नाइट्रोजन है वापस कहाँ चला जाता है मिट्टी में चला जाता है ना। अब उसके अगला क्या है पुनः वायुमंडलीय में वापसी। और कुछ जो जीवाणु है नाइट्रोजन को क्या है फिर से क्या वायुमंडल में वापस पहुंचा देता है वापस छोड़ देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। पहला क्या है तो नाइट्रोजन चक्र का पहला चरण क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है तो नाइट्रोजन को है ना राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है नाइट्रोजन को एक नए यौगिक में तोड़ता है जो क्या उसको पौधा ग्रहण करता है। पौधा जो ग्रहण किया फिर पौधा को कौन खा लिया पशु खा लिया जानवर खा लिया। अब वही जो जानवर अब पशु जब मर जाता है तो सड़ गल जलने के बाद क्या फिर से नाइट्रोजन क्या मिट्टी में वापस मिल जाता है और फिर वो मिट्टी से क्या कुछ सूक्ष्म जो जीवाणु होता है वो क्या करता है नाइट्रोजन को फिर वापस में कहाँ भेज देता है वायुमंडल में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ये क्या है आपका एंड हो जाता है समाप्त हो जाता है ना। इसमें से जो आपका 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना फिर से हम शॉर्ट वीडियो क्या है उसको क्वेश्चन डाल देंगे, कोशिश कीजिएगा क्या आप उसको बनाने का। ठीक है, अगर वीडियो या क्लास आपको क्या है अच्छा लगे ठीक है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा है ना, इसी तरह के वीडियो का आपको हमेशा मिलते रहेगा।
क्लास हमेशा आपको इस तरह क्या है मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या